कृण्वन्तो विश्वमार्यम्। ओम। जय आर्य, जय आर्यवर्त। सभी आर्यों को नमस्ते। जय आर्य, जय आर्यवर्त। सभी आर्यों को नमस्ते। आर्य हमारा नाम है, सत्य हमारा कर्म, ओम हमारा महादेव है, वेद हमारा धर्म। आर्य समाज, हम सब आर्य समाज को समझें। ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के 10 नियम, 10 टेस्टामेंट्स, 10 नियम बनाए हैं। संसार में ऐसा कोई और संगठन नहीं है जो इस प्रकार इतनी स्पष्टता के साथ अपने नियमों का और उद्देश्यों का परिभाषण करता है। आर्य समाज का एक नियम है, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। आज कोरोना का काल चल रहा है, आप और हम सत्र भी उस प्रकार नहीं लगा पा रहे हैं, क्षत्रिय सभा के कार्यक्रम भी सार्वजनिक नहीं हो पा रहे हैं, छात्र सभा भी विद्यालयों में नहीं जा पा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से आइए प्रारंभ करते हैं। सभी आर्यों से आग्रह है, अनुरोध है कि अधिक से अधिक साझा कर दें। फिर हम आज का विषय प्रारंभ करते हैं। अधिक से अधिक साझा कीजिए। भारतवर्ष के प्रत्येक नगर तक धीरे धीरे हमारा विचार स्पष्टता के साथ जाना चाहिए। प्रत्येक आर्य दृढ़ता पूर्वक प्रतिदिन जो सत्यार्थ प्रकाश है, जो लाइट ऑफ द ट्रूथ है, उसका प्रकाश करे। जैसे सूर्य से प्रकाश प्रतिपल निकल रहा है, इसी प्रकार से आर्यों के भीतर से भी सत्य विद्या दृढ़ता पूर्वक व्यापक होनी चाहिए। तो आज का विषय जो आर्य समाज के दृष्टिकोण से कभी आपको सोशल मीडिया पर दिखाई नहीं पड़ता है, उन्हीं विषयों को लेकर के आप और हम वार्ता कर रहे हैं। नव संवत्सर के इस प्रारंभ में प्रथम के जो 15 दिन हैं शुक्ल पक्ष चैत्र के, हम विशेष प्रयास कर रहे हैं। आगे का निर्णय बाद में करेंगे, लेकिन आज का विषय है मंडल, कमंडल और आर्य समाज। आर्य समाज को आप समझते हैं, जानते हैं। ऋषि दयानंद ने आर्य समाज का गठन किया संसार का उपकार करने के लिए, परोपकार करने के लिए, और संसार का परोपकार केवल और केवल मात्र वेद के आधार से संभव है, ईश्वरीय वाणी से संभव है। ईश्वर के अतिरिक्त कल्याण का कोई और अधिक नहीं जानता। अन्यथा संविधान बनते हैं, संशोधन किए जाते हैं, फिर गड़बड़ी पाने पर फिर संशोधन किए जाते हैं, फिर गड़बड़ी पाने पर फिर संशोधन किए जाते हैं। ये जो हिट एंड ट्रायल मेथड चलता है, इस हिट एंड ट्रायल मेथड में लोगों के साथ अन्याय दर अन्याय होता चला आता है। लेकिन इसी प्रकार का प्रकल्प ये मंडल कमंडल का रहा। मंडल क्या? अपने देश को, देश अर्थात जनसंख्या, अपने देश की जनसंख्या को जब संविधान बना तो इसे विभिन्न वर्गों में जन्म के आधार से बांटा गया। जब जन्म के आधार से बांटा गया, क्योंकि समय के थपेड़ों के कारण कुछ समुदाय, कुछ कुल, कुछ कास्ट जो हैं वे पढ़ नहीं पाई, लिख नहीं पाई, उनको पढ़ने नहीं दिया गया। क्योंकि ऋषि दयानंद ने एक जगह लिखा है, महाभारत के पश्चात जो राजा बन बैठा वह दूसरों को दबा गया। तो यह दबाने की और राजा बनने की प्रक्रिया प्रत्येक के अंतर्गत है। जिनको लोग आज क्षत्रिय कह रहे हैं वे कल शूद्र संभवतः रहे हों, और जो आज शूद्र हैं वो कल क्षत्रिय रहे हों। और ब्राह्मण के संबंध में तो वाल्मीकि समुदाय के संबंध में कहा जाता है कि वे वाल्मीकि जी ऋषि के वंश से हैं, तो वो तो ब्राह्मण का उस प्रकार का।
इसी प्रकार का अन्यत्र चलता, इस प्रकार का अर्थात जो सामर्थ्यशाली बना चलता आया। लेकिन तात्कालिक में जब निर्णय किया गया तो इसे बांटा गया और बांट करके एक प्रकल्प चलाया गया कि 10 वर्ष के लिए एक विशेष आरक्षण दिया जाएगा वर्ग को, जिससे वे पढ़ सकें, जिससे उनका उत्थान हो सके, वे सर उठाकर चल सकें। इसको कहते हैं सोशल जस्टिस। हमें सोशल जस्टिस समझना है। इसको सामाजिक न्याय भी कहते हैं। और सामाजिक न्याय की अवधारणा ऋषि दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश में रखी है। सामाजिक न्याय की अवधारणा यहां तक रहती है कि केवल नौकरी आदि तक ही नहीं, अपितु यदि कोई अपराध कर देता है और अपराध करने के पश्चात यदि वह शिक्षित है, दूसरा कम शिक्षित है, तीसरा उसे कम शिक्षित है और एक बिल्कुल ही अशिक्षित है, तो दंड का क्या प्रकल्प होगा? दंड का क्या प्रकल्प होगा? यह छठे समोल्लास में लिखा हुआ है। अगर हम आर्य समाज के लोग इसे समझते कि तो हम ये जानते कि जो भारत का समाज है अभी आर्य समाज नहीं है। अभी तो गुण क्रम के अनुसार यहां पर वर्ण व्यवस्था नहीं है। अभी तो जन्म के आधार से एक वर्ग व्यवस्था है। अब उस वर्ग व्यवस्था को धीरे धीरे ही वर्ण की ओर बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे में पहले भोजन, छादन, खान पान, जल आदि का प्रबंध तो सबको दिया जाए, अन्यथा जो भेद सबके भीतर रहा उस कारण से ये जो रिजर्वेशन हुई, जब ये बढ़े तो जब ये बढ़ते चले गए तो इनकी आबादी लगभग 20% के आसपास, और 1980 के आसपास तक एक ऐसा वर्ग इस देश में खड़ा हुआ जिनकी जनसंख्या लगभग 50% थी, और ये 50% लोग इकट्ठे होकर के इन लोगों ने एक जनता पार्टी उस समय पर बनी और उस जनता पार्टी को जिताया। पहली बार कांग्रेस को हराने के बाद अगर कोई पार्टी खड़ी हुई तो वह पार्टी खड़ी हुई जनता पार्टी। तो जनता पार्टी को जिताने वाला वो वर्ग था जिसको अभी आरक्षण नहीं मिला था, लेकिन वह गरीब था, वह पिछड़ा था। इसी को कहा गया पिछड़ा वर्ग। एक पिछड़ा वर्ग होता है जिसमें एससी और एसटी आता है, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट आता है। एक आता है पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है। तो इस अन्य पिछड़ा वर्ग के सहयोग के आधार पर जनता पार्टी खड़ी हुई 1977 में, और जैसे ही वह पार्टी खड़ी होती है तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं 1978 में। तो वे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को एक कार्य सौंप देते हैं कि आप अदर पिछड़ा वर्ग जो है, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है, ओबीसी जो है, इसके संबंध में कोई आप रिपोर्ट पेश करो। अब वो रिपोर्ट तो पेश कर दिया, पर जनता पार्टी की सरकार जो है 1980 में चली गई, अर्थात वह लागू नहीं हो पाया, और 1980 तक भी उसके 2-3 प्रधानमंत्री बने। तब जाकर के लोगों में यह अवधारणा बनी कि कांग्रेस के इतर कोई सरकार यहां टिक नहीं सकती। जब कोई सरकार यहां टिक नहीं सकती है तो उस समय के ऊपर पुनः कांग्रेस आ गई। कांग्रेस आई तो इंदिरा गांधी जी का देहांत हुआ। देहांत होने के बाद महाभारत आदि का जो प्रकल्प इस देश में चला, रामायण आदि जो दिखाई गई, तो उसके बाद 1987, 88, 89 उस समय पर बोफोर्स घोटाला नाम का एक वीपी सिंह जो वित्त मंत्री थे राजीव गांधी की सरकार में, जिनको बाद में रक्षा मंत्री बनाया गया, क्योंकि वो वित्त मंत्रालय में यहाँ देश के जो बड़े बड़े घराने थे उनके ऊपर वे अपना ईडी का शिकंजा कस रहे थे। तो इस शिकंजे को कसते हुए नहीं देख सके राजीव गांधी जी, तो जो नहीं देख सके उन्हें रक्षा मंत्रालय में भेजा। जब उनको रक्षा मंत्रालय में भेज दिया गया तो उन्होंने पनडुब्बी का एक विषय था, उस पनडुब्बी के ऊपर उन्होंने जांच बिठा दी कि इसमें भी जो है घोटाला हुआ है। तो उधर से वो बोफोर्स का घोटाला। तो फिर गली गली के अंदर जो है एक हवा बनी, और हवा बनते बनते एक सरकार आ गई। वो सरकार जो मिली जुली सरकार थी, जिसमें कम्युनिस्ट भी थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी थी, जिसमें जो अन्य छोटे छोटे जनता दल आदि समुदाय के अनेक लोग थे। इसका जो मुखिया बने, प्रधानमंत्री बने, वो विश्वनाथ प्रताप सिंह बने। अब ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमती ने कुनबा जोड़ा, ऐसी सरकार बनी थी। जब ये ऐसी सरकार बनती है तो जो समर्थ विपक्ष होता है वह उसे तोड़ने का प्रयास करता है। जब उसे तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है सरकार को, तो उस काल में वो जो रिपोर्ट याद आई मंडल कमीशन की,
कि जो 50% जो आबादी है उसको भी जो आरक्षण दिया जा सके। जैसे पिछड़ा वर्ग को दिया गया है, ऐसे ही ओबीसी को जो अन्य पिछड़ा वर्ग है वह बना करके और उनको भी दे दिया जाए। और ऐसा दे देने से समाज में एक समरसता बनेगी, सामाजिक जो है न्याय का भाव चलेगा, ऐसा विचार करके। और क्योंकि सरकार भी ढील ढुल थी तो लोगों के बीच में अपनी जो दृढ़ता और वोट परसेंटेज बना रहे, उन्होंने वैसा किया। लेकिन उसी काल में एक प्रकल्प जो विपक्ष होता है, विपक्ष के अंदर भी या सरकार के भीतर भी विपक्ष होता है, तो भारतीय जनता पार्टी जो बाहर से समर्थन कर रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसे अवसर पा करके सोमनाथ से एक अभियान चलाया कि भाई हम राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। तो उस काल में रामायण चली चुकी थी, एक अभियान चला, उन्होंने अपना एक रथ चलाया। इधर से एक मंडल कमीशन, क्योंकि मंडल कमीशन तो वास्तव नाम है, कमंडल जो शब्द है यह दिया गया, मीडिया के द्वारा दिया गया नाम है। तो मंडल और कमंडल का जब यह अभियान चला तो उस समय पर आर्य समाज की क्या स्थिति थी, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। आर्यों का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए था, उस पर चर्चा करेंगे। ऋषि दयानंद ने आर्यों को निष्पक्ष होकर कार्य करने के लिए कहा है। अब निष्पक्ष होकर के कार्य करने के लिए कहा है, अब राजनीति तो ये कर नहीं रहे थे, इन्होंने तो 1950 में भी लिख करके दे दिया था कि भाई आर्य समाज राजनीति नहीं करेगा। अब जब आर्य समाज राजनीति नहीं करेगा तो समाज में इनको कौन टिकने देगा। 1950 में इन्होंने राजनीति छोड़ दी तो इनके नेता कितने बने, गुरुकुलों में कितने पढ़े लिखे लोग जो हैं राजनेता बने हैं, गुरुकुलों में कितने पढ़े लिखे लोग पत्रकार बने हैं, गुरुकुलों से कितने पढ़े हुए लोग डॉक्टर बने हैं, इन गुरुकुलों से पढ़े हुए कितने लोग इंजीनियर बने हैं, इन गुरुकुलों से कितने पढ़े लिखे लोग जो हैं संगठित होकर के आर्य समाज को बढ़ा पाने के लिए कार्य कर पाए हैं। सारा दिन आप और हम आज भी सुनते हैं कि आर्य समाज के पास गुरुकुल हैं। वो गुरुकुल क्या हम ऋषि दयानंद के अनुसार, तृतीय समोल्लास के अनुसार जो शिक्षण है वो दे पा रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि इस समय पर ऋषि दयानंद के जो प्रकल्प है तृतीय समोल्लास के अंतर्गत उस विचारधारा के अनुसार कोई गुरुकुल काम कर रहा है। उसके अनुसार काम करने वाला गुरुकुल कहाँ है? कहीं ना कहीं लोगों ने उन्हें सीबीएसई स्कूल में बदल दिया, हरियाणा बोर्ड के स्कूल में बदल दिया, नाम गुरुकुल रखा। अभी डीएवी के अंदर भी यही हालात रहा। लेकिन उसके बावजूद भी डीएवी के पढ़े हुए कितने प्रतिशत लोग हैं जो आर्य समाज के लिए, आर्य सिद्धांत के लिए, ऋषि सिद्धांत के लिए कार्य किए? तो यही हाल हुआ जब मंडल और कमंडल का आया। तो वहां पर आर्य समाज का काम तो ये था, ऋषि दयानंद ने कहा था गांव गांव के अंदर आर्य समाज बनाइए और वहां की प्रत्येक बिरादरी को, प्रत्येक समुदाय के लोगों को आप उसको जोड़िए। और जब आप उसको आर्य समाज से जोड़ेंगे और जब कभी ये राजनेता ध्रुवीकरण करेंगे, वास्तव में समाज के लिए सबसे घातक होता है ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण में आमने सामने खड़े हो जाते हैं और आमने सामने खड़े होकर के भाई का शत्रु भाई हो जाता है। अभी जैसे आपने देखा पिछले दिनों हरियाणा में जो आरक्षण का चला, जाट का, गुजर का चला राजस्थान में, उधर पटेल का चला गुजरात में, इसी प्रकार है आंध्र प्रदेश में भी चला। जब इस प्रकार चलता है तो जातियों में वैमनस्य खड़ा हो जाता है। और इस वैमनस्य को खड़ा करने वाला कौन होता है? ये राजनेता हो रहा है। तो जब उस वैमनस्य को जब कोई खड़ा करेगा तो अगर आर्य समाज होगा गांव गांव में, ये वैमनस्य नहीं खड़ा होगा, प्रेम बना रहेगा, सौहार्द बना रहेगा, समन्वय बने रहेगा और जो निर्णय होगा उसकी सही सही जानकारी दी जाएगी। मैं आपको यह बात इसलिए कह रहा हूं कि जब मंडल कमीशन जो है लागू किया गया तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ने वाले लोग अधिक नहीं थे। यहां तक कि जो पत्रकार आदि समाचार पत्रों आदि में लेख लिखते हैं, आप उनको बुद्धिजीवी ना समझिए, वे लोग भी पढ़ते नहीं हैं, इधर उधर की बातें यूं की यूं डाल देते हैं। जैसे आज सोशल मीडिया के ऊपर आप देखते हो, आर्य समाज के नाम पे कोई भी आदमी प्रवेश हो जाता है, कुछ भी वीडियो बना करके चला जाता है, कभी किसी को गाली दे जाता है, कभी किसी को गाली दे जाता है, कभी किसी को धमका जाता है, कभी किसी को धमका जाता है। ऋषि दयानंद की जो भूमिका है सत्याप्रकाश में, जो पहले 10 समोल्लास की है, फिर 11वें समोल्लास की है, फिर 12वें की, 13वें की और वो 14वें की, ये जो भूमिका आदि है वे कहाँ पढ़ते हैं? हमारा कार्य है कि समाज के अंदर जो सत्य है उसको हम प्रतिस्थापित करें। अगर आर्य लोग इस देश में जितने बिल बनते हैं इन बिलों की पढ़ाई भी करें और पढ़ाई करने के बाद जो समाज में वही जाए जो यथोचित है उसको अधिक से अधिक दें। अगर उसके वह पत्र जारी करें, ऋषि दयानंद ने उस समय के ऊपर यंत्रालय बना दिया था। आज आर्य समाज के कितने चैनल हैं? जिन चैनलों को वैदिक कहा जाता है, जिन चैनलों को संस्कार कहा जाता है, जिन चैनलों को आस्था कहा जाता है, वहां पर भी कोई आर्ष परंपरा नहीं है, वहां पर भी अनार्ष भरा पड़ा है।
कहने को दिखाई पड़ता है कि वो हो रहा है, लेकिन आर्य समाज का आज एक भी चैनल नहीं है, एक भी चैनल नहीं है जिसको आर्य लोग दृढ़तापूर्वक समाज में प्रेषण के तौर पे देख सकें। ये बंटता चला गया आर्य समाज, और जब बटा तो ऐसा बटा कि इसने पूरा का पूरा जो राम मंदिर का आंदोलन चला था, राम हमारे लिए जो है महापुरुष है, जय श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी मर्यादाओं को हमें लागू करना है, लेकिन दूसरी तरफ एक वर्ग दूसरा खड़ा हुआ है, क्योंकि ये पार्टियों का वर्ग था, हमें इसे समझना चाहिए। वैसे एक और मंडल है जिसे मैं बताऊंगा अभी आपको, एक मंडल, एक कमंडल और तीसरा है भूमंडल। आप इसे समझिए, एक मंडल, दूसरा कमंडल और तीसरा भूमंडल। ये जो तीन शब्द बने, मंडल जो बना ये जनता दल आदि जो उस प्रकार से हुआ, लेकिन उस मंडल पर भी जनता दल टूटा। उस टूटने का कारण क्या है? उस टूटने के कारण में भी आर्य समाज कहीं ना कहीं था, उसको भी हमें जांचना पड़ेगा। दूसरा बना ये कमंडल, जिसमें भाजपा आदि जो या शिवसेना आदि जो दल थे उन्होंने उसमें भागीदारी किया। और तीसरा दल था भूमंडल, कांग्रेस जो है इंटरनेशनलाइजेशन करना चाह रही थी, दुनिया भर की जो कंपनियां हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वह लेकर के आना चाह रही थी। राजीव गांधी ने उस समय पर यह सब किया हुआ था। तो ये तीन के आधार पर यह समाज बट गया। और जब ध्रुवीकरण हुआ, चुनाव के समय पर ध्रुवीकरण होता है, अब उसको सही सही संभालने का काम किसका था? आर्य समाज का, जो यथोचित जानकारी देनी थी। अर्थात समाज के हर तबके का उत्थान आवश्यक है, उसका उत्थान होना होगा। जब तक आर्य समाज नहीं बनता है, जो विधियां वर्तमान की राजनीति उसको लेकर के चलती है, उसके आधार से उन्हें चलने का उनको अधिकार है। हाँ, उसमें किसी के साथ अन्याय ना हो, अन्याय ना हो, यह सुनिश्चित करना आर्य समाज का कार्य है। लेकिन कहीं पर भी सार्वदेशिक सभाओं के द्वारा, कहीं पर भी प्रतिनिधि सभाओं के द्वारा, कहीं भी गुरुकुलों के द्वारा, कहीं भी हमारे सन्यासियों के द्वारा, कहीं भी हमारे आचार्यों के द्वारा उस काल में ऐसा दिखाई नहीं पड़ता, कोई ऐसा लेख आपको दिखाई नहीं पड़ता है समाचार पत्रों में। यहां तक कि आर्य समाज की पत्रिकाएं, चाहे वे थोड़ी ही सही, चाहे वे 100 लोगों तक पहुंचती हैं, 200-500 तक पहुंचती हैं, उन पत्रिकाओं में भी कोई लेख ऐसा नहीं सारगर्भित आता है जो इस बिल के संबंध में मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट दी उसको वो जानकारी देता है। और आर्य समाजों के अंदर तो आपको पता है कि वहां पर केवल हवन किया जाता है, और हवन के आधार से वहां पर अंत में ये हो जाता है कि भाई हवन करें और फिर चलो घरों को चलते हैं, चलो थोड़ी सी वैसे बातें कर लेते हैं। वे वहां पर सामाजिक चिंतन नहीं कर पा रहे हैं। ऋषि दयानंद ने यह कहा है कि आर्य समाज में जब साप्ताहिक तौर पर आप इकट्ठे होते हो, यज्ञ आदि कर्म करो, क्योंकि यज्ञ हमारा सिंबल है। ऋषि दयानंद ने यज्ञ को सिंबल बनाया क्योंकि वह परमार्थ का प्रतीक है। उसमें हम संविधा जब प्रस्तुत करते हैं तो वो संविधा अपने आप बलिदान हो रही है। हमारे मन के अंदर भाव जाता है हम भी बलिदान होंगे, हम भी बलिदान होंगे इस संपूर्ण विश्व के लिए। और वहां पर हम आहुति डालते हैं, तो आहुति भी प्रतीक है कि हम अपनी आहुति भी दें जब आवश्यकता पड़ेगी। तो हम अपना जो दान है 1% आर्य समाज को देते हैं, 10% कुल दान देते हैं, और अगर आवश्यकता पड़े तो हम अपना जीवन दान देने के लिए भी पीछे नहीं हटते हैं। तो ये प्रकल्प यज्ञ रखा गया। तो यज्ञ ऋषि दयानंद ने रखा था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे लोग होते हैं वैसे वैसे सिंबल होते जाते हैं। फिर हमारे यहाँ एक वर्ग खड़ा हुआ जो चरखे को लेकर के आया, उसने चरखा बना दिया। यज्ञ की जगह पर चरखा आ गया इस देश के अंदर, और चरखे के बाद अब ये चक्र आ गया। चक्र आ गया अर्थात सबको साथ लेकर के जो बढ़ रहे हैं उस प्रकार का हो सकता है कि हमारा जो चक्र है वो चलता रहे, लेकिन यज्ञ हमारा परमार्थ का प्रतीक है। हम यज्ञ करें साप्ताहिक तौर पर, उसके बाद हम हमारी जो परिचर्चा है, जो बिल संसद में पारित होता है, जो विधानसभाओं में पारित होता है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। अब सीएए का बिल आया था पिछले दिनों, इसके विषय में भी आप चर्चा कर सकते हो। अभी किसान के संबंध में बिल आए हैं, इनके संबंध में चर्चा कर सकते हो। लेकिन होता क्या है, मैं उसे आज भी वैसा का वैसा हो रहा है। हमें इसे देखना होगा कि मंडल की जो रिपोर्ट है, मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है, उस कमीशन की रिपोर्ट को कितने लोगों ने पढ़ा है, कितने आर्य समाजियों ने पढ़ा है, कितने आर्य समाजियों ने पढ़ा है? आप विचार करके देखिए। अब उसको पढ़ा नहीं है तो लगे अखबारों में एक दूसरे को करने। और हरियाणा प्रदेश की तो बसों को जलाया गया उस काल के अंदर, पूरा एक तबके को जो विरोधी बना दिया गया। और विरोधी क्यों बनता है? विरोधी इसलिए बनता है क्योंकि उनको सम्मिलित नहीं किया गया। अब जिसको सम्मिलित नहीं करोगे तो उसको थोड़ा दर्द होता है। अब उसको दर्द होता है तो वो आगजनी पे उतारू हो जाता है। लेकिन हमें यथोचित अगर समाज बनता है तो हमें लाभ भी देना है और हमें दंगा भी नहीं होने देना है। ये देश हमारा है, ये राष्ट्र हमारा है, इसकी इंच इंच पग पग भूमि की रक्षा हमें करनी है, यहाँ की जनता की रक्षा हमें करनी है। यहाँ का चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाई है, चाहे बौद्ध है, चाहे जैन है, प्रत्येक जो इस भारतवर्ष का नागरिक है उसका जो सर्वहित जो हम करना वो हमारे को करना है। सर्वहित कोई और नहीं कर सकता, एक आर्य ही सर्वहित कर सकता है। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।
सर्वहितकारिणी सभा एक आर्य ही बना सकता है, परोपकारिणी सभा एक आर्य ही बना सकता है, बाकी लोग स्वार्थी सभा बना सकते हैं, परमार्थी कार्य आर्य ही कर सकते हैं। जब हमें यह करना है तो इन बिलों को हमें पढ़ना होगा, जानना होगा और जो यथोचित होगा उसके अनुसार आंदोलन करना पड़ेगा। और जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ी करता है, और जो वो गड़बड़ी करता है तो उसके विरुद्ध संघर्ष करना, आंदोलन करना, यह भी आर्य समाज का कार्य है। लेकिन यह देखने में आता है कि आर्य समाज आंदोलन नहीं कर पा रहा है आजादी के बाद से, और वो आंदोलन न कर पाने का कारण है कि हमारा सामर्थ्य नहीं है, हमने राजनीति में अपने बालकों को भेजना बंद कर दिया है। लेकिन यह सबसे सर्वोत्तम है कि आर्यों का जो विनियोग है वह राजनीति में सर्वोत्तम है। अगर आर्य राजनीति में जाता है तो राजनीति में जाकर के क्या कर सकता है? कल्याण कर सकता है। कल्याण वह करना चाहता है, विश्व का कल्याण करना उसका काम है, वह परोपकार करना चाहता है। तो राजनीति में रहने वाला व्यक्ति जितना कल्याण कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता है। लोगों को लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं करके आज एक युवक जिसकी आयु आज लगभग 15 वर्ष है, 16 वर्ष है, यदि वह आज तैयारी करता है, जिस प्रकार की तैयारी वह आजकल ग्रुप डी की, ग्रुप सी की, ग्रुप आदि की करता है, 13 पोस्ट आती हैं, उसमें 13,000 लोग फॉर्म भर रहे होते हैं। अगर यही भीड़ 13,000 की जब एमएलए की पोस्ट निकलती है, जब पंच की पोस्ट निकलती है, जब सरपंच की पोस्ट निकलती है, जब एमपी की पोस्ट निकलती है, वहां भरो। डरते क्यों, घबराते क्यों हार जाने से? आप ये देखो कि 13 जो पोस्ट के ऊपर 13,000 फॉर्म भर रहे हैं, लगेंगे तो 13। इसी प्रकार से अगर आप कोई पंच, सरपंच, जिला परिषद, ब्लॉक समिति के अंदर प्रवेश करते हैं, तो जब आप प्रवेश करते हैं तो आपको पता लगता है कि उत्थान के लिए क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमारा डीसी बैठा होता है, जो जिला अधिकारी है या जो हमारा ब्लॉक अधिकारी है, वह विभिन्न विभिन्न योजनाएं लेकर के आता है, आपको उसका पता लगता है, आप हमेशा सोचते हैं, विचारते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ? आर्य समाज की गलतियां यही हैं कि आर्य समाज तो हवन करेंगे और हवन करेंगे और केवल वहां तक सीमित हुआ। ऋषि दयानंद ने इसको आर्य समाज नहीं कहा है, ऋषि दयानंद ने यह सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, और सत्यार्थ प्रकाश के अंदर पूरे के पूरे 14 समोल्लास हैं, और एक एक समोल्लास को पढ़ करके एक एक समुदाय। अभी तो आर्यों को यह भी नहीं पता कि जो अदर बैकवर्ड क्लास है, ओबीसी है, उसमें कितनी जातियां हैं, उसमें कितनी जातियां हैं, उन जातियों के क्या नाम हैं, किस राज्य में कितनी जातियां हैं, हमें जानना पड़ेगा। कौन कौन सा समुदाय है, उनकी जरूरतें क्या हैं, उनको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, उनको कैसे आर्यत्व में ला सकते हैं। उसके लिए आवश्यक है अधिक से अधिक पठन पाठन, उसके लिए आवश्यक है अधिक से अधिक स्वाध्याय। इसलिए ये नया साल लगा है, इस नए साल में संकल्प लें सभी आर्य। और मैं तो चाहूंगा कि जितने भी आर्य जुड़ते चले जाएं, जो प्रभावित होते जाएं आर्य समाज से, वे स्वाध्याय करते चले जाएं। शिक्षा गरीब की भी संपत्ति है, विद्या गरीब का धन है। आपके पास चाहे नौकरी है चाहे नहीं है, आपके पास व्यापार है चाहे नहीं है, लेकिन अगर आप विद्या अर्जित कर लेते हो तो आप नौकरी भी पा पाओगे, आप व्यापार भी कर पाओगे, आप राजनीति भी कर पाओगे। इसलिए दृढ़ता पूर्वक इसको आप और हम प्रयास के साथ डटे रहेंगे। आर्य तो इसी को कहते हैं, खूब स्वाध्याय करना है, खूब संघर्ष करना है, और बिल्कुल प्रेम पूर्वक संगठन के साथ। आचार्य परमदेव मीमांसक जी ने बहुत दृढ़ता पूर्वक ताने बाने को बुना है, और इस ताने बाने के साथ में आर्य संगठन इस आर्य समाज को बढ़ाएगा, और हम दृढ़ता पूर्वक एक एक आर्य को योग्य बनाएंगे। इस योग्य बनाने के इस प्रकल्प में आप जुड़िए, और अभी आने वाले 15 दिन तक आप और हम प्रयास करेंगे विभिन्न विषयों के ऊपर। हमारा अगला विषय होगा कि जयपुर के अंदर प्रतिमा, जो मनु प्रतिमा थी, उसमें आर्य समाज की क्या हानि हुई, उससे हमने क्या लाभ लिया, हमें देखना पड़ेगा। हमें आर्य समाज का इतिहास जानना पड़ेगा, और जो लोग अपने इतिहास को नहीं जानते वे भविष्य ठीक नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहना चाहूंगा सभी आर्यों को कि आर्य समाज के इतिहास को आप 4 भागों में बांट लीजिए। एक 1875 से लेकर से 1921, 1875 से लेकर के 1921, और दूसरा 1921 से लेकर के 1947, और तीसरा 1947 से लेकर के 1990, और ये चौथा 1990 से 2021। आप आर्य समाज के इतिहास को बांट करके देखिए। जब आर्य समाज के इतिहास को बांट करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कहां कहां भूलें हुई हैं, कहां कहां गलतियां हुई हैं, और हमने अपने पूर्वजों की गलतियों से सबक लेना है। हम सबक लेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं जी गलत भी ठीक है। जो जैसा है वह वैसा है, जिसने जितना ठीक किया उतना ठीक किया, और जहां कहीं अगर गलती हो गई, आदमी अल्पज्य है, वह संपूर्ण नहीं है। ईश्वरी सर्वज्ञ चेतन सत्ता, ईश्वर
ही केवल एकमात्र जो हमारा राजा, आचार्य और न्यायाधीश है, लेकिन बाकी का आकलन हम करें और यह हमें करना चाहिए। इस आकलन को करना सीखना चाहिए और इस देश की जनता को आकलन करना सिखाना चाहिए। अन्यथा इस देश की जनता को भेड़ बनाया जा रहा है, हम इसे भेड़ नहीं बनने देंगे। आर्य समाज ऋषि दयानंद का अनुगंता, ऋषियों के पथ पर चलने वाला, वेद मार्ग का पथ प्रदर्शक। पुनः आप कहिए, आर्य हमारा नाम है, सत्य हमारा कर्म, ओम हमारा महादेव है और वेद हमारा धर्म। और हम वेद प्रतिस्थापित करेंगे, हम वेद प्रतिस्थापित करेंगे। लोकतंत्रीय प्रणाली है तो लोकतंत्रीय प्रणाली से करेंगे। वेद ज्ञान है और इसको सब स्वीकार कर रहे हैं। समाज उस ओर बढ़ रहा है। आर्यों के लिए माहौल सर्वोत्तम है। आर्यों, यह ज्ञान की क्रांति इस 21वीं सदी, जिसके अनुसार आज का देश, क्योंकि यह ईसाई को ही मानता है, अन्यथा नया संवत्सर लगा है 1,96,08,53,122वां यह वर्ष, तो हम इस सदी में दृढ़तापूर्वक पुरुषार्थ करेंगे। ज्ञान की क्रांति फैलेगी। जय आर्य, जय आर्यवर्त। आप भी साझा कीजिए, अपनी वीडियो बनाइए, अपनी पोस्ट बनाइए, गांव के लोगों को जोड़िए, गांव के लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, गांव के लोगों का टेलीग्राम ग्रुप बनाइए। आप दिन और रात मंथन करवाते रहिए, करते रहिए। यही आपका कार्य है और आपको करना होगा। और आज आपने नहीं किया तो कल अवसर आने वाला नहीं है। अभी एक आर्य युवक ने लिखा, मैं देख रहा था, वह कह रहा था कि हमें नया इंडिया नहीं चाहिए, वी डोंट नीड न्यू इंडिया, हमें अपना खुशहाल भारत चाहिए, हमें अपना आर्य भारत चाहिए। हम अपना आर्य भारत लेकर के रहेंगे, हम अपना आर्य भारत बनाएंगे जहां हर हिंदू, ईसाई, मुसलमान, बौद्ध, जैन, सिख सबको आर्य विद्या से ओतप्रोत करेंगे। वे सत्य के पथ पे आएंगे, वे न्याय के पथ पे आएंगे, वे निष्पक्षता के पथ पर आएंगे, वे आर्य के पथ पर आएंगे और संपूर्ण विश्व का आर्यकरण करेंगे। यह भारत की शक्ति दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ेगी, दिन और रात आगे बढ़ेगी, प्रतिदिन आगे बढ़ेगी। आइए हम और आप उत्थान करें, अपने पूर्वजों से हम सीखें और आगे बढ़ें। और आपकी भी कोई गलती होती है, हमारी भी कोई गलती होती है, तो भी आप बताइए। आप कमेंट कर सकते हैं और आप जिन विषयों को उठाना चाहते हैं आप उन्हें बता सकते हैं। किसी भी विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं। आप प्रश्न पूछ करके मुझे टैग कर सकते हैं। प्रतिदिन आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। संभव है आर्य समाज के संबंध में कोई भी किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ खुली छूट है। यह आर्य महासंघ है। जय आर्य, जय आर्यवर्त, जय आर्य महासंघ। आर्य समाज अमर रहे, आर्य समाज अमर रहे, आर्य समाज अमर रहे। नमस्ते जी।